हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज़ ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं यूनिट 1 का। ये एक रिवीजन टूर रहेगा। जो हमने पढ़ लिया है 14 लेक्चर्स में अब तक, उसका हम एक रिवीजन करेंगे फटाफट। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है लीनियर एलिमेंट्स। ठीक है, लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं देखिए, सर्किट whose values does not change with respect to current and voltage is called a linear circuit। ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली मैंने आपको बता दिया था कि रेजिस्टेंस एक लीनियर सर्किट है, इंडक्टेंस एक लीनियर सर्किट है और कैपेसिटेंस एक लीनियर सर्किट है। अब दोनों में डिफरेंस क्या चाहिए देखिए, तीनों में डिफरेंसेस क्या है। वोल्टेज रेजिस्टेंस में जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इंडक्टर की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्लक्स इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, एल इज़ कांस्टेंट। और इसी प्रकार से अगर कैपेसिटर की बात करें तो चार्ज जो भी कैपेसिटर स्टोर करेगा वो प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो इंडक्टर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ, क्या बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी, अगर आपको याद हो मेरे प्रीवियस लेक्चर में। और जो कैपेसिटर होता है वो स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। तो देखिए, आपको जो अगर क्वेश्चन आता है AKTU में कि लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, नेम द 3 टाइप ऑफ लीनियर एलिमेंट्स, तो आप सिंपली कह सकते हो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तीनों ही लीनियर एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जिनकी वैल्यूज़ डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज। यानी करंट और वोल्टेज के चेंज होने से लीनियर एलिमेंट्स की वैल्यूज़ चेंज नहीं होती है। दूसरी डेफिनेशन है, दूसरा पॉइंट लीनियर एलिमेंट्स के अंदर मैंने आपको बताया था, दे ओबे द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन के लॉ क्या है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। ये क्या है, सुपरपोजिशन का लॉ है। और ये क्या है, होमोजेनिटी का लॉ है, एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ एक्स। लीनियर एलिमेंट्स दे ऑल्सो ओबे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओम्स लॉ, यानी दीज आर एलिमेंट्स इन विच द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज़ अ लीनियर फंक्शन। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जो ओम्स लॉ ओबे कर रहे हैं वी और आई, जिसमें जो है वो लीनियर फंक्शन है। ठीक है, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। इसके बाद लीनियर एलिमेंट्स का एग्जांपल है रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स। देखिए, तीनों के केस में अगर आप देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में V इज़ इक्वल टू आर आई है इक्वेशन के अंदर, और इंडक्टर के केस में V इज़ इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी है, और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज इज़ इक्वल टू 1/c इंटीग्रल ऑफ आई टी डी टी है। ठीक, तो लीनियर एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है, रजिस्टर, इंडक्टर्स एंड कैपेसिटर्स। इसके बाद हम आएंगे नॉन लीनियर एलिमेंट्स में। ये क्या है देखिए, नॉन लीनियर मैंने आपको बताया था जो लीनियर के अपोजिट है, यानी दे डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। दोनों को ओबे ये नहीं करते। फिर दे डज नॉट ओबे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की प्रॉपर्टीज़ को भी ओबे नहीं करते। ठीक है, और लॉ ऑफ सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी को भी ओबे नहीं करते हैं। नॉन लीनियर एलिमेंट्स का बिगेस्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, डायोड। देखिए, डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है। इसमें अगर हम इसका डायोड का करंट वर्सेस वोल्टेज का हम प्लॉट करते हैं तो इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलती है, एक्सपोनेंशियल मीन्स कर्व मिलता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया लीनियर नेटवर्क या सर्किट इन विच सर्किट पैरामीटर्स, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस आर कॉन्स्टेंट्स आर नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज। यानी जो इंडक्टेंस है सर्किट का, लीनियर नेटवर्क सर्किट क्या होगा, जिसका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन करंट एंड वोल्टेज। ठीक, इसके बाद नॉन लीनियर सर्किट क्या है, एक सर्किट है इन विच पैरामीटर सच एज रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर नॉट कांस्टेंट। यानी जो पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज वो बेसिकली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है, आर नॉट कांस्टेंट। इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, एक्टिव एलिमेंट्स का क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच सप्लाइज एनर्जी टू ए सर्किट दैट इज़ नोन एज ए एक्टिव एलिमेंट। जैसे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये एसी सोर्स क्या है, एक एक्टिव एलिमेंट है क्योंकि ये सर्किट को एनर्जी दे रहा है। और ये लोड क्या है, पैसिव एलिमेंट है क्योंकि ये एनर्जी को क्या कर रहा है,
एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। समझ में आ गया? तो दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। अब एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल देखिए क्या क्या है, वोल्टेज सोर्स है सबसे बड़ा एग्जांपल। उसके बाद बैटरी जनरेटर्स मैंने आपको बताया था, सच एज अल्टरनेटर्स एंड डीसी जनरेटर्स। करंट सोर्सेज का क्या है, जैसे ट्रांजिस्टर्स हो गए, और आपके पास मॉसफेट्स हो गए, और आपके पास एफईटीज़ हो गए, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो गए, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स हो गए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स हो गए। ये सब क्या है, करंट सोर्सेज के एग्जांपल हैं। देखिए एक्टिव एलिमेंट में हमें दिखा रहा है, ये आपका जो है जनरेटर है। तो ये क्या है, दिस इज नोन एज अ सिंक्रोनस जनरेटर। यहाँ पर आगे पढ़ेंगे, ये एक सिंक्रोनस जनरेटर है। ठीक, ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये एसी बना रहा है। ये इसमें जनरेटर की कैनोपी है, जनरेटर्स के अंदर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहते हैं, बैटरीज। बैटरी भी एक एक्टिव एलिमेंट है जो आपको डीसी पावर दे रही है। ट्रांजिस्टर भी एक एक्टिव एलिमेंट है, क्यों है, बिकॉज इट इज़ एक्टिंग एज अ करंट सोर्स। ठीक, करंट सोर्स की तरह ऐड कर रहा है। इसी प्रकार हमारे पास पीवी सेल है। पीवी सेल क्या है, इट इज़ ऑल्सो एक्टिंग एज अ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज दे रहा है आपको। ठीक है, इसके बाद आते हैं पैसिव कंपोनेंट में। पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, देखिए मैंने बताया था, विच कैन ओनली रिसीव एनर्जी, यानी या तो एनर्जी को डिसिपेट करेंगे, या एब्जॉर्व करेंगे, या स्टोर करेंगे, तो वो पैसिव कंपोनेंट कहलाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, डिसिपेट के एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, डिसिपेट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये आपके एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये आपके पैसिव कंपोनेंट्स होंगे। दे कैन नॉट एम्पलीफाई, ऑक्सीलेट और जनरेट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो पैसिव कंपोनेंट्स कभी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बढ़ा नहीं सकते हैं, ऑक्सीलेट नहीं कर सकते हैं, या जनरेट नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। क्लियर? तो कॉमन एग्जांपल्स ऑफ पैसिव एलिमेंट्स क्या है, रजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स। इसका देखिए रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बताया था, ये पैसिव एलिमेंट है, ये एनर्जी को डिसिपेट करता है हीट लॉस के फॉर्म में। देखिए हीट लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, या हीट लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद है इंडक्टर इज़ अ पैसिव एलिमेंट। इंडक्टर क्या करता है, इट इज़ अ पैसिव एलिमेंट ऑफ सर्किट बिकॉज इट कैन स्टोर एनर्जी इन इट एज अ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर अपने अंदर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा। ऑल्दो इट कैन डिलीवर दैट एनर्जी टू द सर्किट बट नॉट इन कंटिन्यूस बेसिस। द एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड डिलीवरिंग कैपेसिटी ऑफ इंडक्टर इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट इन नेचर। तो मैंने आपको बताया था कि कोई इंडक्टर से करंट आई पास हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होगा, E इज़ इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फिर ये कैपेसिटर है, ये भी पैसिव एलिमेंट है क्योंकि ये भी एनर्जी को स्टोर कर रहा है अपने अंदर एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, द एनर्जी ड्यूरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इज लिमिटेड एंड ट्रांजिएंट। इट इज़ नॉट एक्चुअली सप्लाइंग एनर्जी, इट इज़ स्टोरिंग एनर्जी फॉर लेटर यूज़। तो मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी स्टोर करता है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमने ये कहा था। तो ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है ताकि ये जिस समय एनर्जी की ज़रूरत हो उस समय इसे ये प्रोवाइड करा सके। क्लियर है? इसके बाद देखिए इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर यह हमने देख रखा है, जब इंडक्टर चार्ज हो रहा है तो वो एनर्जी स्टोर कर रहा है अपने अंदर हाफ एल आई स्क्वायर, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ करंट सोर्स। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है इसका फॉर्मूला आ रहा है हाफ एल आई स्क्वायर। तो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, करंट पे, यानी इट एक्ट्स एज अ करंट सोर्स। और वोल्टेज के फॉर्म में कैपेसिटर कर रहा है तो इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज सोर्स, क्योंकि एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ वोल्टेज। यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ फंक्शन ऑफ करंट। अगर क्वेश्चन आता है कि इंडक्टर जो है एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, ये भी पूछ सकता है, तो आप कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ करंट सोर्स, माने इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज़ अ करंट सोर्स। इंडक्टर एक्ट्स एज ए करंट सोर्स व्हेन इट इज़ चार्ज्ड, व्हेरेज अ कैपेसिटर एक्ट्स एज ए वोल्टेज सोर्स व्हेन इट इज़ चार्ज। तो दोनों में यही अंतर है, जब दोनों चार्ज हो जाएंगे इंडक्टर एक करंट सोर्स की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर एक वोल्टेज सोर्स की तरह। ठीक, इसके बाद हम आते हैं बायलेटरल एलिमेंट्स में। बायलेटरल एलिमेंट्स क्या होंगे, देखिए बायलेटरल में क्या है, रेजिस्टेंस इसका एक बिगेस्ट एग्जांपल है। करंट की डायरेक्शन
दोनों साइड से एंटर हो सकता है, माने यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है उल्टी साइड से। तो जिस सिरे से करंट एंटर होगा वो सिरा पॉजिटिव और जिससे लीव करेगा वो नेगेटिव। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस जो है एक ऐसा एलिमेंट है देखिए जिसमें हिस्ट्री नहीं है, इट इज़ नॉट एनी हिस्ट्री, मीन्स इट इज़ नॉट स्टोरिंग एनी चार्ज। जितना करंट आ रहा है उतना करंट जितना एंटर कर रहा है उतना बाहर चला जा रहा है, इट इज़ नॉट स्टोरिंग एनी चार्ज। ठीक, रेजिस्टेंस कोई भी चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा है। जितना करंट यहाँ से अंदर आया, इस एंड से ए से अंदर गया, उतना ही एंड बी से बाहर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बायलेटरल है, यानी करंट का मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों डायरेक्शनों में। समझ में आ गया? देखिए मैग्नीट्यूड बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ I1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I2, इट इज़ ए बायलेटरल एलिमेंट। इसके बाद आते हैं हम यूनिलैटरल एलिमेंट में। यूनिलैटरल में ऐसा नहीं होता, ये कह रहा है यूनिलैटरल सर्किट डज नॉट ऑफर सेम रेजिस्टेंस टू द करंट ऑफ ईदर डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम नहीं होगा, यानी द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिलैटरल सर्किट इज़ डिफरेंट फॉर फॉरवर्ड करंट दैन दैट ऑफ रिवर्स करंट। देखिए फॉरवर्ड करंट के लिए अगर रेजिस्टेंस कुछ है तो रिवर्स करंट के लिए कुछ और होगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ I1 इज़ नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I2। इसका एग्जांपल हमारे पास है डायोड, सिंपल है। देखिए इस डायोड के केस में अगर हम देखें फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो I1 करंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो नॉट इक्वल टू आएगा I2 करंट के मैग्नीट्यूड के, क्योंकि I2 करंट में मैग्नीट्यूड 0 है और I1 करंट में मैक्सिमम करंट है। क्योंकि डायोड क्या है, एज ए फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्लोज्ड स्विच की तरह काम करता है, क्लोज्ड स्विच की तरह ये काम करता है। और रिवर्स बायस कंडीशन में कैसे काम करता है, एज अ ओपन स्विच, इजंट इट? रिवर्स बायस में कैसे क्या काम करता है, एज अ ओपन स्विच। तो ये देखिए ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रही है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था व्हाट इज़ लम्प्ड एलिमेंट्स। लम्प्ड एलिमेंट्स में क्या है, जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है RLC, ये सब कंसंट्रेटेड है एक ही जगह पे। जैसे आपके पास है R1 R2, ये सब एक ही जगह पे। मैंने आपको बताया था कि एक PCB जो है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स आपने सोल्डर कर रखे हैं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ लम्प्ड नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क आया जिसमें रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है विथ लेंथ। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल था लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, जहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो वेरी करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन ट्रांसमिशन लाइन के। ठीक है, इसके बाद ये देखिए आपका रेजिस्टेंस का सिंबल है लम्प्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड। ये आपकी हाई टेंशन लाइन है जिनमें रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ्स पे। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, टू टर्मिनल कंपोनेंट दैट कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एन एलिमेंट। तो ये सब जो है सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। कुछ भी, ये वोल्टेज सोर्स हो गया आपके पास, ठीक, ये हो गया टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या AC सोर्स, ये हो गया करंट सोर्स, ये हो गया AVX वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, अगेन दिस इज़ व्हाट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। देखिए मैं तुम्हारा से मार्क कर दे रहा हूँ, ये आपके पास है DC सोर्स, ये आपके पास है AC सोर्स, ये आपके पास करंट सोर्स, ये है आपके पास वोल्टेज डिपेंडेंट, पहचानना आना चाहिए कि वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मैंने आपको यही बताया था कि सोर्स के अंदर ये सोर्स वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसमें एरो नहीं है अंदर। ये क्या है, करंट सोर्स है और किसके डिपेंडेंट है, करंट की, यानी आपका होगा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, इसके बाद है ये आपके पास है रेजिस्टेंस, ये इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है और ये Z क्या होता है, इम्पीडेंस। तो ये सारे जो हैं क्या कहलाते हैं, सर्किट एलिमेंट्स। टू टर्मिनल कंपोनेंट दैट कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट इज एन एलिमेंट। तो कुछ भी हो सकता है टू टर्मिनल कंपोनेंट जिसके दो टर्मिनल हैं। दो टर्मिनल कौन से, A और B, समझ आ गया। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा हुआ है। ब्रांच क्या चीज़ है, देखिए ब्रांच इज द पोर्शन ऑफ द सर्किट बिटवीन टू नोड्स विच कैन डिलीवर और एब्जॉर्ब एनर्जी। यानी दो नोड्स के बीच में, ये और ये नोड्स के बीच में ये क्या है, एक ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये क्या है, ये भी एक, ये ब्रांच है नहीं है, सी दिस इज़ नॉट अ ब्रांच
क्योंकि इस पे कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है। समझ में आ गया? इस पोर्शन पे कोई एलिमेंट नहीं लगा हुआ है, दिस इज़ नॉट अ ब्रांच। ये एक ब्रांच है, ये भी एक ब्रांच है क्योंकि इसमें वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, बट दिस इज़ नॉट अ ब्रांच। ठीक, तो ये कह रहा है एज पर दिस डेफिनेशन द शॉर्ट सर्किट बिटवीन टू नोड्स इज़ नॉट रेफर्ड एज ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी अगर हम कहें ए और बी पोर्शन जो है वो ब्रांच नहीं है, बट बी और डी पोर्शन ये ब्रांच है, बिकॉज इनके बीच में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट दिस इज़ अ ब्रांच। क्लियर है? तो ए बी पोर्शन नहीं है। द शॉर्ट सर्किट बिटवीन टू नोड्स, यानी अगर हम यहाँ पे भी कह रहे हैं ये सी नोड है, तो ए बी और सी भी शॉर्ट सर्किट है, बी सी इज़ नॉट अ ब्रांच अगेन, दिस बी सी पोर्शन इज़ नॉट अ ब्रांच। यानी ब्रांच के लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई एलिमेंट लगा हो, चाहे वोल्टेज सोर्स हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे करंट सोर्स हो। समझ में आ गया? कोई ना कोई एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए, दो नोड्स को कोई ना कोई एलिमेंट जोड़ना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये एक ए नोड है, लेट्स से ये डी नोड है, ये ओ है, ठीक है, और ये पी है। तो ए और पी नोड को एक करंट सोर्स जोड़ रहा है, इट इज़ अ ब्रांच। ठीक है, सिमिलरली लेट्स से ये एक्स नोड है, ये वाई नोड है, एक्स और वाई को भी जोड़ रहा है, इट इज़ अ ब्रांच। बट वाई पी पी ओ ओ डी, दीज आर नॉट ब्रांचेस। तो ना ये ब्रांच है, ना ही ये ब्रांच है, ना ही ये ब्रांच है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ नोड? अ नोड इज़ वेयर नेटवर्क एलिमेंट इज़ कनेक्टेड टू द सर्किट इज़ कॉल्ड अ नोड। यानी मैंने बताया था जहाँ पे भी नेटवर्क एलिमेंट जुड़ा हुआ, नेटवर्क एलिमेंट तो कुछ भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये नोड है क्योंकि नेटवर्क एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये भी नोड है, ठीक है, ये भी नोड है। तो देखिए ये सब आपको दिखा रहा है, ये सब नोड्स कहला रही हैं। ठीक है, ए बी सी डी एफ ई सब नोड्स हैं। ये कह रहा है फॉर टू डिफरेंट नोड्स देयर वोल्टेजेस मस्ट बी डिफरेंट। देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस डायग्राम में, तो बी सी और डी ये तीनों कॉमन नोड्स हैं, तो हम इनको एक सिंगल नोड ले सकते हैं। समझ में आ गया? ये सिमिलरली ये भी एक कॉमन नोड है, इसको भी हम सेम वोल्टेजेस में है सारी नोड्स, तो एक कॉमन सेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बी सी डी को इफ़ देयर इज़ नो एलिमेंट बिटवीन टू और मोर कनेक्टेड दिस नोड, दीज नोड्स कैन बी रिकम्बाइंड। तो ये कह रहा है कि बी और सी नोड किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ी है, शॉर्ट सर्किट है, सी और डी भी शॉर्ट सर्किट है, तो इसको एक हमने कॉमन नोड ले लिया है। देखिए कॉमन नोड मतलब 2 मान ली। तो अगर ये पहली नोड है मेरे पास, तो ये मैं दूसरी नोड ही ले लूँगा क्योंकि दूसरी, तीसरी और चौथी का सेम पोटेंशियल है, तो ये दोनों कंबाइन करके एक ही नोड बना लेंगे। देखिए 2, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं इस 5वीं को ले रहा हूँ, ये 6ठी नोड ले रहा हूँ, ये 7वीं ले रहा हूँ और ये 8वीं ले रहे हैं, तो मुझे 4, 5, 6, 7, 8 को कंबाइन करके एक ही नोड मैंने बना ली, वो थर्ड नोड है, क्योंकि इन सब के पोटेंशियल सबके सब जो है सेम पोटेंशियल पे है। समझ में आ गया? तो ये एक सिंगल नोड की तरह मैं इनको मान सकता हूँ। व्हाट इज़ अ जंक्शन? मैंने बताया था अ पॉइंट वेयर 3 और मोर ब्रांचेज मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ जंक्शन। देखिए इस नोड पे 1, 2, 3, 4 ब्रांचेज मीट कर रही है, तो ये जंक्शन है। बट इस नोड पे 1 और 2 सिर्फ 2 ही ब्रांचेज मीट कर रही हैं, तो ये नोड है। समझ में आ गया? ये जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एवरी जंक्शन इज़ अ नोड बट एवरी नोड मे और मे नॉट बी अ जंक्शन। तो ये लाइन आपको याद रखनी है अगर क्वेश्चन डिफरेंसेस में आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नोड एंड अ जंक्शन? एवरी जंक्शन इज़ अ नोड बट एवरी नोड इज़ मे नॉट बी अ जंक्शन, क्योंकि नोड में सिर्फ मिनिमम 2 ब्रांचेज मीट करनी चाहिए। तो एक जैसे ये हो गया, इस ए भी एक नोड है, इसमें ये तो ब्रांच मानी नहीं जाएगी, तो ये नोड है क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच है। इस एफ़ में देखें अगर हम, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो एफ़ क्या है यहाँ पे? एफ आपका जंक्शन पॉइंट हो गया। ठीक, ये भी जंक्शन पॉइंट हो गया। और कोई जंक्शन पॉइंट नहीं है। ई भी एक नोड ही है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास सी भी एक जंक्शन पॉइंट है। ए हमारे पास सिर्फ प्लेन नोड है क्योंकि इसमें एक ही ब्रांच है और एक ही ब्रांच जुड़ी है इस ए से, इसको तो हम ब्रांच कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट ही लगा है। तो ए इज़ अ नोड। समझ में आ गया?
ए नोड है, ए के साथ ए बी भी हम कह सकते हैं क्योंकि बी और ए सेम पोटेंशियल में, इट इज़ अ नोड। सी इज़ अगेन, सी एंड एफ आर कॉल्ड जंक्शंस, ठीक है। डी और ई जो है हमारे पास क्या है, ये भी अगेन नोड्स है। एफ इज़ अगेन अ नोड, तो ये सी नहीं होगी, एफ इज़ अगेन अ नोड, बट दिस सी इज़ अ जंक्शन पॉइंट। सी एंड एफ आर जंक्शन पॉइंट्स, ठीक है। तो ये सी जो है सिर्फ ए बी और डी ई हम कह सकते हैं ये नोड्स हैं, और एफ जो है जंक्शन पॉइंट है, ठीक है। क्लियर है। अब किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, देखिए इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, जो करंट अंदर जा रहा है पॉजिटिव, जो करंट बाहर आ रहा है नेगेटिव। तो समेशन ऑफ ऑल आई टी इज इक्वल टू 0, I1 प्लस I2 माइनस I3 समेशन ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग। तो ये सब आपने किरचॉफ लॉ के अंदर लिख देना है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये डायग्राम बना देना, ये लिख लेना है। किरचॉफ्स लॉ जो है जर्मन फिजिसिस्ट ने दिया था, तो ये किरचॉफ्स का करंट लॉ था। किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, करंट लॉ और वोल्टेज लॉ। तो करंट लॉ ये सिंपल है, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट नोड और जंक्शन इज 0, सम ऑफ ऑल आई टोटल इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको लिख देनी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे क्वेश्चन आता है, ये किरचॉफ करंट लॉ ये देखिए, समेशन ऑफ ऑल करंट्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट एट अ नोड। तो कोई भी एक नोड है हमारे पास, पी नोड आपने ड्रॉ कर ली, जितने भी करंट उसकी तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव और वही जा रहे हो नेगेटिव, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगी। क्लियर है। देखिए सम ऑफ करंट्स एक और डेफिनेशन है, एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। क्लियर है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि किरचॉफ्स करंट लॉ इज़ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए चार्ज पे ही है, Q1 चार्ज जो हमारा आ रहा है वो Q2 प्लस Q3 के बराबर है। तो I1t चार्ज को मैं तोड़ दिया करंट इनटू टाइम में, I2t, तो ये सब करके हमें पास ये मिल गया, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल है, इसमें देख लीजिए, ये सिंपल है, वैसे ही सॉल्व होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 करंट आपको दे रखा है, I2 दे रखा है, I3 दे रखा है, I4 दे रखा है, I5 आपको निकालना है। सिंपल आपको इस इक्वेशन को यूज़ कर लेना है और करंट आपका निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया किरचॉफ्स का जो होगा किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ हो जाएगा। वोल्टेज लॉ में जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ सिंपल है, समेशन ऑफ ऑल वी इज इक्वल टू 0, ये होता है KVL, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल वी इज इक्वल टू 0। तो 1845 में जर्मन फिजिसिस्ट गुस्ताव किरचॉफ डेवलप्ड अ लॉ व्हिच डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद इलेक्ट्रिकल सर्किट। उन्होंने बताया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी, ठीक। ये सिंपल है इसकी डेरिवेशन। देखिए सर्किट है, V1 वोल्टेज समेशन ऑफ ऑल V इज इक्वल टू 0, मैंने प्रूफ भी करके दिखाया आपको। V इज इक्वल टू माइनस VR1 माइनस VR2 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, उसको हमने तोड़ दिया, समेशन ऑफ ऑल V इज इक्वल टू 0। सिंपल है, एक न्यूमेरिकल हमें दे रखा है आपको वोल्टेज लॉ पे, तो इससे आपने अलग अलग वोल्टेजेस निकाल ली। देखिए यहाँ पे आप 45 वोल्ट्स का सोर्स दे रहे हैं, 45 ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम का है, ये 2 ओम का है। तो आपने आई करंट मान लिया, सीरीज सर्किट है, 10I 45 2I, I बराबर 3 एम्पियर, आई आपको निकल गया। तो 10 ओम के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, 10 इंटू 3 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना हुआ 9 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना हुआ 6 वोल्ट। अब आप देखिए इन सबको अगर आप जोड़ेंगे 30 प्लस 9 प्लस 6 तो आपको कितना मिल जाएगा, इक्वल टू 45 वोल्ट। आ रहा है नहीं आ रहा है। तो जितना भी ड्रॉप आ रहा है रेजिस्टेंस में किसके बराबर है, कितनी वोल्टेज आप दे रहे हैं, यानी 45 वोल्ट्स के बराबर। जितना भी ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में, ये सारा ड्रॉप ऐड करके किसके बराबर हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज के, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो यही है आपका KVL, ठीक है। समेशन ऑफ ऑल V इज इक्वल टू समेशन ऑफ I1, algebraic sum of all EMF or voltage in a loop is equal to the algebraic sum of product of current and resistance of various branches in that loop। तो ये सिंपल आपकी KVL की इक्वेशन होगी, ठीक है। और ये आपका KVL लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैंने आपको बताया था प्रूफ, तो वो सिंपल इसके ऊपर है। ये क्लियर है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया आपके पास, सिंपल न्यूमेरिकल है इसके अंदर एक। अब मैश क्या है देखिए नेक्स्ट, मैश इज़ अ लूप दैट हैज़ नो अदर सर्किट पाथ इनसाइड इट। मैंने आपको बताया था कि एवरी मैश इज़ अ लूप बट एवरी लूप इज़ नॉट अ मैश, ठीक है।
mesh analysis is a technique used to find circulating current around a loop or a mesh with any closed path of circuit. KVL जो है हमारा mesh analysis में हेल्प करता है, ठीक है। ये आपके स्टेप्स है। फाइंड करंट्स IA, IB and IC यूजिंग mesh analysis. Find number of meshes, then assume mesh current in each mesh clockwise or काउंटर क्लॉकवाइज। अप्लाई KVL। अब देखिए एक डिफरेंस है आपके इसमें, मेजर डिफरेंस नोड एनालिसिस और मैश एनालिसिस में। मेजर डिफरेंस, नोड एनालिसिस में आपको इक्वेशंस कम मिलती हैं। कितनी मिलती हैं इक्वेशंस? n-1, यानी टोटल नोड्स -1 इक्वेशन। जबकि मैश एनालिसिस में कितनी मिलती हैं? b-n+1, नंबर ऑफ ब्रांचेस माइनस नंबर ऑफ नोड्स +1, ठीक है। फिर ये आपने सॉल्व किया, सिंपल है। मैश एनालिसिस, सॉल्व ऑल इक्वेशंस, फाइंड द करंट, फिर नोड एनालिसिस। देखिए नोड एनालिसिस KCL पे बेस्ड है, सिंपल है। ये मैंने आपके स्टेप्स भी बताए थे इसके। देखिए कह रहा है राइट नोड इक्वेशन, नंबर ऑफ नोड इक्वेशन इज इक्वल टू n-1, ठीक है। सिंपल डेटम नोड लेके नोड एनालिसिस का हमने कर लिया था, ठीक है। तो एक सिंपल आपके पास जो है इस तरीके का आपको याद रखना है। जो मेन चीज़ें हैं तो मैंने आपको बता दी है, जो भी आपने याद करनी है। यानी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको मेन चीज़ें जो याद रखनी है वो रखनी है। अगर मैं आपसे कहूँ इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वो क्या बनेंगे, जिसको हम कहते हैं 2 नंबर में जो आ सकते हैं 2 मार्क्स में। सिंपल लम्प्ड नेटवर्क क्या होता है, लम्प्ड नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, इस पे डिफरेंस ये मैंने इस PPT के अंदर डाल रखा है। दूसरा यूनिलैटरल, बायलैटरल। देखिए 1 लाइनर में आ सकते हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल सर्किट का डिफरेंस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सिंपल है ये क्वेश्चन। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? 0, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, 0 इंटरनल रेजिस्टेंस, और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इनफाइनाइट, ठीक। सिंपल है। क्लियर है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका 1 लाइनर में क्या बन सकता है? डिफरेंस बिटवीन आइडियल करंट सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। क्या डिफरेंस होगा इनके बीच में? आइडियल करंट सोर्स का इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, इसका क्या होगा? सम इंटरनल रेजिस्टेंस, सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। वोल्टेज सोर्स प्रैक्टिकल में इनफाइनाइट नहीं होगा, इट विल हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इट विल हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इसको हम कह सकते हैं इट विल हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इट विल हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है।
अब हम नेक्स्ट चलेंगे यूनिट 3 हम सबसे पहले पकड़ेंगे, जो है ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको यूनिट 3 पढ़ाऊँगा जो कि ट्रांसफार्मर की यूनिट है, और वो लेक्चर 15 से शुरू होगी। क्लियर है? तो तब तक के लिए कीप लाइकिंग द चैनल एंड हैप्पी लर्निंग। जय देव।